शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड सेमेस्टर 4 इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें भौतिक संसाधनों का प्रबंधन आज का टॉपिक है। स्कूलों में विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करें। भौतिक संसाधन क्या है स्कूल के, जैसे विद्यालय का भवन, विद्यालय की प्रयोगशाला, छात्रावास, विद्यालय का जो स्कूल के लिए खेलकूद की समुचित व्यवस्था कर दी, इन सब के बारे में इसी में पढ़ते हैं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। जिसमें ऑफिस का भी जो कुछ मटेरियल होता है, रजिस्टर उसका भी मटेरियल कैसे मैनेजमेंट होता है, इसको पढ़ा जाएगा। आपके सामने दिख रहा है 2 टॉपिक लिखा है, विद्यालय भवन का प्रबंधन और छात्रावास का प्रबंधन कैसे करें। विद्यालय भवन के प्रबंधन में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब विद्यालय अच्छा होगा तो उसका रेपुटेशन भी समाज में अच्छा जाएगा। विद्यालय देखने में तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए, इसकी विशेषता डायरेक्टली आते हैं। साधारणतः सुंदर, ज़्यादा ही तामझाम ना हो, उसमें ज़्यादा डेकोरेशन ना किया जाए, सिंपल हो और देखने में सुंदर हो, अट्रैक्टिव लगता हो, साधारणतः सुंदर हो। अगला है सघन आबादी से थोड़ा दूर हो, तो विद्यालय शांत जगह पे होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि सघन आबादी से थोड़ी दूरी पे विद्यालय को बनाना चाहिए। अगर गाँव के पास है या फिर कोई छोटे शहर है, छोटी आबादी है जो रोड से दूर है, शोर से दूर ना होता हो, तो वहाँ भी स्कूल के भवन को बनाया जा सकता है। एक दिशा की बात की गई कि भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो बेहतर है। पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो बेहतर है, इसलिए क्योंकि जब भी धूप आएगी तो स्कूल में डायरेक्टली पहुँचेगी, इसीलिए इसको पॉजिटिव बोला गया है। ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में उल्टा होगा। अगला है कि भवन के कई सारे आकार हो सकते हैं, आई आकार, ई आकार, एच आकार, यू आकार, टी, एल, वाई, ये प्रकार हैं। इसमें से बेहतर सबसे आकार है ई आकार सबसे बेहतर है। इसी आकार में स्कूल बनाएंगे तो हवादार भी कमरे होंगे और रोशनी भी सूरज की सभी कमरों में बराबर पहुंचेगी। इसी प्रकार में विद्यालय भवन की सबसे एक ध्यान रखने वाली बात है, जब भी भवन का निर्माण हो तो नींव ऊंची होनी चाहिए, जमीन के बराबर नहीं होना चाहिए, ताकि बरसात हो तो पानी वानी ना इकट्ठा हो, और पानी इकट्ठा होगा तो बिल्डिंग के भवन में पानी घुस जाएगा, दिक्कत होगी, स्कूल कैसे चलेगा। अगला है कि विद्यालय ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पर आने जाने की सुविधा हो, बिजली पानी की सुविधा भी इजली वहाँ पे उपलब्ध कराई जा सके। विद्यालय भवन में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि वैज्ञानिक बनावट होनी चाहिए। जो बिल्डिंग बना रहा है उसको पैसे का खर्च कम होना चाहिए और ये लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का मतलब कि अगर बिल्डिंग में कुछ बदलाव करना हो, कोई प्रयोगशाला बनानी हो, कोई ऑफिस बनाना हो या कोई नया कक्ष बनाना हो तो वो भी हम कर सकें। अगला है कि सुरक्षित होना चाहिए। विद्यालय का भवन सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि रोड से, सड़क से दूर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे स्कूल आए तो उनकी दुर्घटना होने की चांसेस ना हो। अगला स्वस्थ वातावरण हो। बच्चों के समुचित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यालय का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, यानी गंदगी होगी तो वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अगला है छात्रावास भवन का प्रबंधन कैसे करेंगे। छात्रावास के बारे में कहा जाता है कि बच्चे एक साथ समूह में रहते हैं और वहाँ पर आत्मनिर्भरता, सामाजिकता, अलग अलग चीज़ों की कला सीखते हैं। यानी छात्रावास के बारे में कहा गया कि सामूहिक जीवन जीने की कला की को विकसित करता है, सामूहिक जीवन जीने की कला को विकसित करता है छात्रावास जीवन। छात्रावास जब बनाया जाए तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए, ये कहें कि छात्रावास बनाने में क्या विशेषताएं होना चाहिए। सबसे पहले चीज, छात्रावास जब बना रहे तो भोजनालय का ध्यान होना चाहिए कि छात्रावास में भोजनालय हो। और भोजनालय कहाँ हो, स्कूल के ही छात्रावास जहाँ बनाया गया है उसी में भोजनालय अटैच हो। ऐसा नहीं हो कि दूर बना हो, जिससे दूर खाने जाने में बच्चों को दिक्कत। छात्रावास कहाँ बनना चाहिए, स्कूल के पास छात्रावास को बनाया जाना चाहिए। स्कूल की भवन जहाँ हो उसी से अटैच छात्रावास हो, ऐसा नहीं हो कि दूर करे, जिससे कि छात्रों को आने जाने में परेशानी हो। अगला, छात्रावास के में भवनें कितनी होनी चाहिए। छात्रावास में भवनों या कमरों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं हो कि एक कमरे में इतनी भीड़ कर दी जाए कि बच्चे आपस में लड़ने लगे और पढ़ाई का माहौल भी ना हो। तो विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर छात्रावास की संख्या बनाई जाएगी, छात्रावास के भवनों की संख्या बनाई जाएगी। विद्यालय में जैसे स्वच्छ पर्यावरण वातावरण की जरूरत है, उसी तरह छात्रावास में स्वच्छ पर्यावरण की जरूरत हो। गंदा पर्यावरण होगा तो बच्चों की बीमारी फैलने के चांस रहते हैं। आंतरिक खेल की व्यवस्था हो, यानी छात्रावास के अंदर ही सारे जो खेल खेलने हैं उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि छात्रावास तो बनाते रहे, खेलने के लिए मैदान नहीं छोड़े और अदर जो चीज़ें छोटे छोटे गेम हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं की। एकदम माइन्यूट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आंतरिक खेल की व्यवस्था की सुविधा छात्रावास में हो।
छात्रावास में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए जिससे बच्चों में सर्वांगीण विकास वाली भावना उपस्थित हो। छात्रावास में बच्चे दूर से आते हैं, अपने गार्जियन अपने माता पिता को छोड़ करके रहते हैं, तो इसी के लिए छात्रावास में बच्चों को देख रेख के लिए वार्डन को रखा जाता है। वार्डन का स्वभाव भी बहुत निर्भर करता है। वार्डन का स्वभाव माता पिता जो गार्जियन है उनकी तरह हो, मृदुल हो, बच्चों की परेशानियों को सुनने वाला हो और उनको ध्यान रखने वाला हो। ये था विद्यालय भवन और छात्रावास भवन की विशेषताएं। ये छात्रावास भवन की विशेषताएं थी। अगले थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। अगला है विद्यालय प्रयोगशाला भवन। थर्ड पॉइंट है भौतिक संसाधनों के प्रबंधन पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, छात्रावास प्रबंधन और विद्यालय भवन का प्रबंधन। ये पढ़ेंगे विद्यालय प्रयोगशाला भवन का प्रबंधन कैसे होता है। जब विद्यालय की प्रयोगशाला इसलिए बनाई जाती है कि बच्चा खुद ही करके सीख जाए, यानी जो भी हम सिद्धांतिक रूप पढ़ रहे हैं, सिद्धांत वाली चीजें, उसका क्रियात्मक रूप करके देखना प्रयोगशाला ही कहलाती है। यानी प्रयोगशाला में जो हमने सिद्धांत पढ़े उसका क्रियात्मक रूप में करके देखना है। तो विद्यालय प्रयोगशाला का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। विद्यालय प्रयोगशाला होती है तो क्या फायदा होता है, विषय में अधिक रुचि आने लगती है, समालोचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है। समालोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम क्रिटिकली एनालिसिस कैसे कर पा रहे हैं। कैसा एनालिसिस? क्रिटिकल एनालिसिस हमारा कैसा है। क्रिटिकली एनालाइज करने समालोचनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, यानी उसके प्रोज और कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में पहलू में बात करना ही। अगला है विद्यालय प्रयोगशाला भवन में कितने प्रकार के प्रयोगशाला भवन हो सकते हैं। भौतिक भवन, रसायन कक्ष, गणित के लिए प्रयोगशाला, कंप्यूटर की प्रयोगशाला, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला, भूगोल के भी कक्ष होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि प्रयोगशाला भवन कहाँ निर्माण किए जाए। रसायन प्रयोगशाला ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि अगर गैस निकल रही है तो गैसों को के निकलने की समुचित वेंटिलेशन वाली व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए। भूगोल की प्रयोगशाला स्थापित कर रहे हैं तो मौसम के पुनरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए भी वहाँ पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस तरीके का विज्ञान विद्यालय प्रयोगशाला भवन होना चाहिए। अगला आते हैं विद्यालय पुस्तकालय भवन पर। विद्यालय पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए। विद्यालय पुस्तकालय भवन के लिए कहा जाता है कि ये भी एक प्रयोगशाला का प्रकार है और ये बौद्धिक प्रयोगशाला है। यानी कहा गया है कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय कहलाती है। पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है, वे व्यक्ति हैं, अधिकतर छात्रों के साथी हैं जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और वे अनंत की ओर अग्रसर है। पुस्तकालय क्या करते हैं, अनुदेशन के कार्य करते हैं, बच्चों को दिशा दिखाते हैं। स्व अध्ययन की जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ावा देने में विद्यालय के पुस्तकालय सहायक होते हैं। पुस्तकालय में बच्चा जाएगा तो उसके पढ़ने की आदतों का विकास होगा। पुस्तकालय में भिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं जो शब्दकोश को भी बढ़ावा देते हैं, शब्दकोश भी होता है, और जो बच्चा पढ़ रहा है उससे संबंधित संदर्भ किताबें भी होती हैं जिससे उसको अपने पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा ज्ञान मिल पाता है। पुस्तकालय का भवन कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें अलग अलग तरह के चार्ट पेपर से हम लगा सकते हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छे लगाने चाहिए और नवीन पुस्तकें, नई पुस्तकों को लाइब्रेरी में रखा जाना चाहिए। जो दैनिक अखबार आते हैं उनको भी अखबार लाइब्रेरी में रखना चाहिए, मैगजीन को भी आप लाइब्रेरी में रख सकते हैं। रख रखाव अच्छा होना चाहिए ताकि किताबें जो हम अपने पुस्तकालय में रख रहे हैं वो खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, क्योंकि पुस्तकें महंगी आती हैं। उसके लिए हम अलमारी की व्यवस्था कर सकते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय में बुक बैंक और लाइब्रेरी कार्ड दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको रखना चाहिए। बुक बैंक से क्या है कि जिस बच्चे के पास बुक्स नहीं है या फिर कुछ और नई बुक्स अपने पढ़ाई संबंधित ढूंढना है, पाना है, तो बुक बैंक से अपना हायर कर सकता है। लाइब्रेरी कार्ड है जिससे कि जो भी बच्चा आए लाइब्रेरी में तो अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, लाइब्रेरी के नियमों को जानता हो, उसी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो लाइब्रेरी कार्ड रखता हो।
पुस्तकालय अध्यक्ष को भी पुस्तकालय के रखरखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। और पुस्तकालय अध्यक्ष एक्सपीरियंस हो, इसके पास एक जो सर्टिफिकेट हो, ट्रेनिंग हो, ताकि पुस्तकालय का मैनेजमेंट भी आसानी से किया जाए। यहाँ पर समय सारणी है, यानी स्कूल में समय सारणी बनाई जाती है। उस समय सारणी में लाइब्रेरी का पीरियड भी सम्मिलित होना चाहिए। लाइब्रेरी में कुछ नहीं तो कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था जरूर हो, दूरदर्शन की व्यवस्था हो तो और अच्छा है। ऑडियो वीडियो या सीडी की व्यवस्था की जाती है। शैक्षिक प्रबंधन, हम प्रशासन के टॉपिक भौतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगला है खेल तथा खेल का मैदान। स्कूलों में खेल का मैदान होना जरूरी है। अगर खेल का मैदान नहीं होगा तो बच्चों का विकास नहीं होगा। शारीरिक, मानसिक जो 3 तरह के विकास है, भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास है, वो नहीं हो पाएगा अगर खेल का मैदान नहीं है। तो खेल नहीं खेलते हैं बच्चे तो बच्चों का विकास पूरा नहीं होगा। खेल इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य बच्चों का ठीक रहेगा, मानसिक ठीक रहेगा। दिन भर की पढ़ने से जो थकान हुई है, खेलने की वजह से उनकी थकान दूर हो जाएगी। खेल का एक और महत्वपूर्ण काम है कि सामाजिक क्षमताओं का विकास हो। बच्चा ग्रुप में खेल रहा है तो उससे सामाजिकता सीखता है वो, और खेल खेल में भी सिखाया जाता है, पढ़ाई की जाती है, इससे शिक्षा में भी विकास होता है। बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच आती है, अगर सहनशीलता भी आती है। बच्चा अलग अलग तरीके के खेल में अपने नियमों और अलग अलग तरीके से खेल को खेलना चाहता है। इस तरीके से सृजनात्मकता भी आती है। बच्चा जो इंट्रोवर्ट है, आंतरिक व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल पाता, उसके लिए भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उसकी आंतरिक जो प्रवृत्ति वो बाहर आए। आंतरिक अभिव्यक्ति को बाहर निकालने के लिए भी खेल इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि विद्यालय है तो विद्यालय में खेल का परिसर होना चाहिए, नहीं तो पूरा विद्यालय ही अधूरा है। और जिन विद्यालयों में परिसर नहीं होता खेल का, उनको मान्यता भी नहीं मिलती। अगला आते हैं, अगला टॉपिक है, छठा पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे टाट पट्टी में बैठते हैं, उससे अगर आगे बढ़ा करके डेस्क और मेज और कुर्सी दी जाती है तो बच्चों में एक अंदर से फीलिंग आती है कि अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं। एक सीट पर 2 छात्रों को ही बैठाया जाना चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। डेस्क और मेज हम ऐसा लगाएं कि जो ज़रूरत के हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकें, ऐसा ना हो कि वो एक ही जगह पे रुका रहे। फर्नीचर की व्यवस्था छात्रों की संख्या के अनुसार होनी चाहिए। मेज और कुर्सी पर भीड़ न लगे, इसलिए छात्रों की संख्या के अनुसार अपने फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। श्यामपट भी होना चाहिए क्लास में, डेस्क और कुर्सी भी होनी चाहिए। क्लास के अंदर अलमारी की व्यवस्था हो, स्टैंड की भी व्यवस्था, कूड़ेदान की व्यवस्था। अलमारी की व्यवस्था उस क्लास की किताबों और कॉपियों को रखने के लिए, होमवर्क को रखने के लिए हो। स्टैंड की व्यवस्था इसलिए हो ताकि कुछ रखना चाहते हो, डस्टर और पेन पेंसिल जो भी, तो टीचर अपना सामान रख सके। क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कूड़े भी जरूर होंगे, उस कूड़े में कूड़ेदान में कूड़े को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आते हैं शैक्षिक उपकरण में। शैक्षिक उपकरण क्या है कि कोई भी शिक्षक है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है। एक शिक्षक की काबिलियत इसी में डिपेंड करती है, इसी पर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से शिक्षण सामग्री का सदुपयोग करता है और शिक्षक सामग्रियों को विकसित करता है। ये एक शिक्षक का टैलेंट होता है। जितने प्रभावशाली तरीके से शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग कर पाएगा, उतना ही उसका शिक्षण प्रभावशाली होगा। तो शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकता है? श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकता है, चार्ट का भी प्रयोग करता है किसी को समझाने के लिए, अलग अलग तरीके के मॉडल बनाता है, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृति और ग्राफ का भी सहायता लेता है। विज्ञान शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है और गणित शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये शैक्षिक उपकरण था। विद्यालय स्वच्छता, इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि विद्यालय की दीवारें साफ हो, कमरे साफ हो, खिड़कियां साफ हो, धूल न जमी हो, जो पुस्तकें वहाँ रखी हो, जो टेबल मेज रखे हो, वहाँ पर भी धूल न जमी हो। जब साफ सफाई कर रहे हो तो वहाँ के खिड़कियों के कमरों की खिड़कियों को खोल देनी चाहिए, जिससे कि धूल कमरे में ही न रह जाए। नालियाँ हो विद्यालय में, और नालियाँ साफ हो, ढकी हो, और पानी के बहने की समुचित व्यवस्था हो, पानी जरूर न बह रहा हो। विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हो और शिक्षक है वहाँ पर, तो छात्रों की भी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए कि उनके नाखून कटे हैं, बाल कटे हैं, नहा के आ रहे हैं, मुँह धुल के आ रहे हैं, यानी दैनिक नित्य कर्म भी कर रहे हैं नहीं।
व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान देना चाहिए और उन पे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी करानी चाहिए। कक्षा कक्ष हवादार होने चाहिए और जब पढ़ाई हो रही हो तो खिड़कियों को खोल देना चाहिए ताकि वहाँ पे बच्चों को शुद्ध वायु मिले। अगला है शौचालय। शौचालय स्कूल में बनना चाहिए, जरूरी है। जब बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ शिक्षक हैं, नित्य कर्म के लिए शौचालय भी होने चाहिए। शौचालयों की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि भीड़ लग जाए। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनवाएं और वहीं पर शिक्षकों के लिए भी अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी की व्यवस्था होनी चाहिए और नियत टाइम पर नियमित समय से विद्यालय के शौचालयों की सफाई होनी चाहिए। विद्यालय में शौचालय कोने में हो और इसकी दीवार बाहरी दीवार से लगी हो। शैक्षणिक जो कक्ष हैं और प्रशासनिक कक्ष हैं उनसे दूर होना चाहिए। पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्कूलों में पेयजल शुद्ध व्यवस्था हो, जहाँ पर पानी रखा जा रहा है वहाँ के आसपास जगह शुद्ध हो, शौचालय के पास पानी पीने की व्यवस्था न की जाए। गर्मी में ठंडे पानी की व्यवस्था हो और ठंडी में एक सामान्य पानी की व्यवस्था हो, जिससे कि वातावरण के हिसाब से बच्चों में पानी पीने की जो प्यास है उनकी बुझ पाए और परेशानी ना हो। पेयजल जो है अगर दूषित होगा तो बच्चों में बीमारियां फैलेंगी। तो ये था शैक्षिक भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, इतना ही था इसमें। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।